हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ज्योग्राफी का हमारा पहला ही चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के जो हमारा इकाई क है प्राकृतिक संसाधन, उसका भी इकाई क है भूमि संसाधन। हम उसी के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आ जाता है और आपको लगेगा कि इस चैनल से फ़ायदा होने वाली बात है तभी जाके आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आज के प्रश्नों को और हम बाकी बातें करेंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी कि हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी अभी हमारा चल रहा है। इसका हमारा पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका इकाई क है प्राकृतिक संसाधन और उसका भी क है भूमि संसाधन। हम भूमि संसाधन पढ़ेंगे, फिर जल संसाधन, फिर वन संसाधन, ठीक है। और ये हम लोग अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इनमें जो भी प्रश्न आज मैंने लिया है ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और संभावना है कि आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि होता क्या है, ठीक है। तो समोच्च कृषि देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार जोत कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह ही प्रतीत होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। तो समोच्च कृषि से खेतों के पोषणीय तत्व जलों द्वारा नहीं बहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में समोच्च कृषि कहाँ किया जाएगा? तो समोच्च कृषि किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ पे आपको पता है कि वहाँ की जो भूमि होती है वह समतल नहीं होता है, समतल होने के बजाय बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। तो इसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में आपको समोच्च कृषि किया जाता है। इनके साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि ढलान वाले क्षेत्रों पर भी किया जाता है। तो समोच्च कृषि करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके खेत का जो भी पोषक तत्व है वह जब आप खेतों में सिंचाई करोगे तो आपके खेतों में अधिक सिंचाई के कारण जल के साथ बहकर वह कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो हम इसी को क्या कहते हैं? समोच्च कृषि। समझ में आया? समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। समोच्च कृषि करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि खेत में जो भी पोषक तत्व है उसे जल के साथ बहने से रोकना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन, तो पवन का मतलब होता है हवा, अपर्दन का मतलब होता है कि जब कभी भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी भी माध्यम से तो हम उसे अपर्दन कहते हैं। अपर्दन से तात्पर्य हुआ कि मिट्टी का खिसकना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब कभी भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम उसी को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और पवन का मतलब क्या होता है? हवा होता है, इसको याद रखना है। तो अब प्रश्न है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि उपयोगी मानी जाती है या फिर फायदेमंद है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में? तो आप क्या लिखोगे? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका कृषि, तो यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। पट्टिका कृषि से क्या तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए ये हमारा आपका पौधा है, ठीक है, ये पौधा है और यहाँ पर भी आपने पौधा लगा दिया। तो अब दो पौधों के बीच में जो दूरी है ना, तो अब क्या होता है जब हवाएं तेज चलती है तो अब इस बीच की मिट्टी जो है ना, इस बीच की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इनके बीच में ना पौधा लगा दिया जाता है। इनसे क्या होती है, जब तेज हवाएं चलेगी भी तो जब अगर मिट्टी जो भी है, जो मिट्टी ऊपर में जिसमें मान लीजिए नमी नहीं है, वो उड़ने का प्रयास भी करेगी तो ये इन पौधों से टकरा जाएगी और खेत में ही रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पट्टिका कृषि। समझ में आया? ये मैंने लिखा भी है, यह कृषि फसलों के बीच में घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है, ठीक है।
तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है आज का, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण, चक्रण का मतलब होता है छोड़ छोड़ कर, ठीक है। तो फसल चक्रण मृदा अपरदन में मृदा संरक्षण में, अपरदन नहीं संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। और संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा होता है, ठीक है। यानी मृदा की सुरक्षा करने के लिए फसल चक्रण कितना सहायता होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यानी हम बरकरार अपने खेतों में फसल चक्रण के माध्यम से अपने खेत के जो पोषक तत्व हैं उनको हम बरकरार बना के रख सकते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में, यानी मृदा का मतलब है मिट्टी, मिट्टी में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन या दलहन, तिलहन मतलब जिनसे आप तेल प्राप्त करते हो, दलहन जो जिनसे आपको दालें प्राप्त होती है, इसे तिलहन या दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अस्थायीकरण होती है इससे। यानी तिलहन और दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक तत्व पाया जाता है जिनसे नाइट्रोजन का अस्थायीकरण होता है। तो नॉर्मली जब खेतों की मिट्टी की ह्रास हो जाती है तो लोग मतलब किसान जो है अपने खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है। लेकिन अगर किसान उसी के बदले अगर अपने खेतों में एक बार गेहूं या मकई की खेती के बाद अगर दलहन या तिलहन के पौधों की खेती करेंगे तो उन्हें अलग से जो मतलब नाइट्रोजन के लिए जो अलग से खरीद के रासायनिक खाद जो अपने खेत में डालते हैं, फिर उन्हें वो डालने की जरूरत नहीं है। इनसे मिट्टी में ह्रास होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फसल चक्रण समझ में आ गया होगा। फसल चक्रण से मूल रूप से इसका तात्पर्य यह है कि हमें चावल, गेहूं, मकई या फिर आलू जो भी हम खेती करते हैं तो हमें एक जैसी खेती मतलब खाद्य फसल की नहीं करनी चाहिए। एक फसल के बाद मतलब 2 फसलों के बीच में एक बार तिलहन या दलहन के पौधों की खेती भी करनी आवश्यक है। इनसे हमारे खेतों में नाइट्रोजन का स्थायीकरण यानी नाइट्रोजन बरकरार रहता है, ठीक है। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है आज का कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, ठीक है। नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है इसमें कि भारत के किन क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो याद रखना है कि भारत के पूर्वी तटीय भागों में। तो भारत का पूर्वी तट तो आप नक्शे पे कैसे निकालोगे, तो आपको याद रखना है कि आपका दाहिना हाथ पूरब है और बायां हाथ पश्चिम और सर आपका उत्तर है और पैर आपका दक्षिण। तो अगर मैं भारत का नक्शा ड्रॉ करूं तो मान लीजिए ये इस प्रकार से हमारा भारत का नक्शा जाएगा। तो अब जो ये देखिए हमारा दाहिना हाथ क्या होगा, हमारा पूरब होगा। तो दाहिना हाथ पूरब होगा, तो इधर के जो भी राज्य है ना, इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय राज्य। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित पूर्वी तट के तरफ जो हमारा नदी है, कौन सा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से संबंध है। अब देखिए यहाँ पे भी मैं जलोढ़ मिट्टी, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इनको मैं फिर से इस प्रश्न आंसर के बाद में आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो इन क्षेत्रों की मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होते हैं। मतलब नदी डेल्टा में जो मिट्टी निर्मित होता है जलोढ़ मृदा से, वहाँ पर मूल रूप से उसमें क्या सब पाया जाता है, तो उसमें पाया जाए आपको बालू पाया जाएगा, सिल्ट पाया जाएगा और मृत्तिका पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो याद रखना है कि जब नदियां अपने द्वारा मिट्टी को बहा कर लाती है तो मिट्टी जो नई जगहों पर जो जाती है, जल के माध्यम से जो मिट्टी नई जगहों पर आती है, तो उनको हम बोलते हैं फिर जलोढ़ मिट्टी। तो एक्चुअल में लेकिन जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार होते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी किसे कहते हैं और खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो बांगर मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है, तो जिस मिट्टी के परत पर वह परत जमती है तो उसके नीचे जो मिट्टी रहता है उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है और बाढ़ के समय में या फिर बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुआ तो इनकी वजह से बारिश का पानी आया, तो ये अपने साथ इनकी जो रफ्तार तेज होती है ना, तो ये अपने साथ मिट्टी को भी काट के लेके जाती है। तो यहाँ की जो मिट्टी है, इन पे जो मिट्टी अब आके जो जम जाएगी तो इस मिट्टी को हम बोलेंगे खादर मिट्टी, और जो नीचे मिट्टी रह गई उसको हम बोलेंगे
बांगर मिट्टी। तो ये प्रश्न भी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, ये आपसे 3 अंक में पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। वो प्रश्न है और इनके बाद हमारा एक ही प्रश्न और बचा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं बोलूँगा इन दोनों को भी समझिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड, या फिर मैं ये बोलूँ कि इस अध्याय का जल संसाधन का बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए, हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, जलक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, यानी कैसे ये उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। अपरदन मैंने आपको समझा दिया। अपरदन से तात्पर्य हुआ है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी माध्यम से, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, आज़ादी के बाद, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो आज़ादी के बाद भारत में उद्योग धंधों के विकास पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। एक बार पहले मैं इस डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसे समझा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। क्यों जोर दिया गया था उद्योग पर? ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके, और इनके साथ ही साथ कृषि पर भी बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। मतलब जब कृषि पर कार्य और उद्योग पर समय दिया भारत, उस समय की जो वर्तमान की सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने विश्व के कई सारे देशों से ये गुहार लगाई कि भारत में भी उद्योग लगाया जाए। तो कुछ देशों की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय तृतीय में भी कुछ उद्योग लगाए गए थे उस समय, ठीक है। जैसे बोकारो रूस की सहायता से लगाया गया था, इसी प्रकार से राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। तो कुछ उद्योग लगाए गए थे, इनके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन किंतु विकास की यह प्रक्रिया शीघ्र ही अंधाधुंध विकास से जुड़ गई। ये जो विकास जो प्रक्रिया जो चल रही थी ना, इनमें अंधाधुंध और ज़्यादा लोग, मतलब ये होता ना वो एक लोभ, वो वाला लोगों के मन में आ गया। तो उनके मन में अब आ गया कि चलो भाई, अब मतलब 1 बीघे खेती से ना क्यों भाई 10 क्विंटल ही चावल होगा, क्यों नहीं इनसे हम 20 क्विंटल, मतलब इनसे धान का उपज किया जाए। तो इनको लेकर अब किसान बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु विकास की यह प्रक्रिया शीघ्र ही अंधाधुंध विकास से जुड़ गई। इसी अंधाधुंध विकास के कारण जल क्रांतिता की स्थिति उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हो गया? तो अब यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रॉपर ये जो हमारा 3 स्टेट है, यहाँ पर जल क्रांतिता की स्थिति सबसे ज़्यादा बनी रहती है। तो इन तीनों स्टेट में जो है इलाके में रासायनिक उर्वरक का बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन किया जा सके। और लोग यहाँ पर सिंचाई भी बहुत बड़े स्तर में, बहुत बड़ी मात्रा में करने लगे, जिनके कारण जल क्रांतिता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जल क्रांतिता से भूमि का निम्नीकरण होगा, मतलब भूमि अब कमजोर होने लगी। इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। जब आप अपने खेतों में रासायनिक खाद का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ऑटोमेटिकली है कि ये बढ़ जाएगा, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। क्षार का अगर मतलब मान लीजिए लवण और क्षार आपके मिट्टी में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मिट्टी एक तरीके से कमज़ोर हो जाती है। तो इनसे क्या होगा, अगर हल्की भी बारिश होगी, आपके खेत की मिट्टी अगर थोड़ा सा भी पानी जम गया आपके खेत में, तो फिर अगर मतलब आपके खेत से पानी अगर मान लीजिए ढलान पे है और अब पानी नीचे जा रहा है या दूसरे के खेत में जा रहा है, तो उनके साथ फिर मिट्टी भी जाएगा, क्योंकि आपकी मिट्टी कमज़ोर हो चुकी है, उसमें जकरण करने की अब क्षमता नहीं है। तो अत्यधिक जल क्रांतिता से भूमि में लवण की मात्रा बढ़ने लगती है। इनसे और समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है जल क्रांतिता से कि इससे भूमि के पोषक तत्व तो कम होते ही हैं। एक तो पोषक तत्व आपकी मिट्टी का कम होगा ही, लेकिन इनके साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी की परतों में भी क्षय होने लगता है। तो मिट्टी जो होता है ना, एक्चुअल मिट्टी कई परतों से, मतलब परतों के ऊपर इस प्रकार से बना रहता है, एक दूसरे में जकड़न होता है मिट्टी में, ठीक है। इसी वजह से आप मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब खेत में जाओगे या फिर आप मान लो बहुत जोर से जंप कर दिया, किसी भी चीज़ को आप रख दोगे हैवी, मतलब थोड़े दम लगाकर, तो बहुत नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी ने भी क्या किया, एक परत के ऊपर दूसरा परत बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। मृदा संरक्षण, मृदा का मतलब मिट्टी, संरक्षण का मतलब सुरक्षा। आप मिट्टी की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, इनके बारे में आपको लिखना है। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अपने से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी मानव की 95% जो आवश्यकताएं, हमारी 95% आवश्यकताएं वो हमारी मिट्टी से ही प्राप्त होती है।
हमारा जो मूल सबसे एक मानव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी हमें इसी से प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य अभी ज़्यादा लोभ लिप्सा के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के कारण क्या कर रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई बहुत ही बड़ी स्तर पे कर रहे हैं, जिनसे जलक्रांतता जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हम पशुचारण को बहुत ही बड़ी मात्रा में समाप्त करते जा रहे हैं, वन की कटाई करते जा रहे हैं। इन सब के कारण भी मिट्टी का जो गुण है, उसके गुण में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है आए दिन। इसी वजह से बहुत सारी मिट्टियां बंजर होती जा रही है। लोग अपने लोभ के कारण मिट्टी की जब खुदाई करते हैं तो उस गड्ढे को बस यूं ही छोड़ देते हैं, या फिर उसमें कचरे उचरे को डाल के बस यूं भरते नहीं है, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। यह एक समस्या है। इनके साथ ही और सारी क्या समस्याएं, तो अभी जो हमारा उद्योग जो है बड़े बड़े, उस उद्योगों से जो थोड़ा बहुत गंद के टाइप में जो निकलता है बाहर, उनके साथ ही जो धूल कण सब होता है, जो गाड़ी के धुआं सबसे निकलता है, ये सब भी मिट्टी के ऊपर जाके परत बना रहा है। इनके वजह से भी क्या हो रहा है, इनके जब आप उपजाऊ मिट्टी के ऊपर जब इन सभी का परत बनेगा, लेयर बनेगा, तो वहाँ पे आप अन्न का उत्पादन बड़े स्तर पर नहीं कर सकते हो। तो ये एक असाधारण सा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारा ज्योग्राफी का आज हमारा दूसरा लेक्चर था, प्रश्न उत्तर वाला, ठीक है। लेकिन अब आपको जैसा कि पता है कि अब कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों का मैंने सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही डिटेल से 4 ऑप्शन एक प्रश्न में दिया जाता है, मैंने चारों ऑप्शन को भी डील करने का प्रयास किया है। और सब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। उसी प्रकार से हिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रश्न मिल जाएगा। अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, तो आपको पता है कि ज्योग्राफी का 2 वीडियो आपको एक दिन मिल जाता है, एक सब्जेक्टिव का और दूसरा ऑब्जेक्टिव का। पहले अध्याय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और जैसा कि मैंने टारगेट भी रखा है कि दिसंबर के एंड तक मैं आपको सोशल साइंस का सभी चारों सब्जेक्ट का, यानी इकोनॉमिक्स का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी और सिविक्स का भी, पॉलिटी सिविक्स तो एक तरीके से एक ही हो गया, इकोनॉमिक्स का भी, मैं चारों का अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दूंगा। हमारा आपदा प्रबंधन मैं उसको ज्योग्राफी में ही मतलब लपेट लूंगा, लपेटने का मतलब है मैं इसी के साथ उनको भी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। इनके बाद हमारा बचेगा हिंदी और इंग्लिश, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश के भी कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूं कि आप कम से कम उसमें 60-70 नंबर तो एटलीस्ट ला ही पाओ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, आपके जो भी भाई बहन हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 50-100 लोगों के साथ शेयर करो। मैं चाहता हूं कि आप अपने सबसे करीबी 20 दोस्तों के साथ ही मात्र इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, मात्र 20 दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर इन प्रश्नों में 6 के 6 प्रश्नों में अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी प्रश्न में डाउट है, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट का कमेंट सेक्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, लेकिन एक बार आप दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।